नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। और ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट है, घटना चक्र की बुक है। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, हिस्ट्री के सारी सीरीज को बहुत प्यार दिया। अभी फिलहाल हिस्ट्री के 2 वीडियो आने बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर किया करो। पहला सवाल है आज का कि इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, ध्यान देना, हर एक शब्द को ध्यान दिया करो। यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है? उद्देशिका के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो कब किया गया था, कौन सा संशोधन था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि 42वां संशोधन। ठीक है, समझे कि नहीं? ये ऐसा संशोधन था जिसमें उद्देशिका में संशोधन हुआ था भारतीय संविधान के। ठीक है, तो अगर आपको मालूम करना है कि आखिर उद्देशिका है क्या, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। ध्यान से सुनना मेरी हर बात को कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव के आधार पर ही भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को तथा भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक स्वीकृत ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं, एक इंग्लिश में इसका आप पढ़ेंगे कभी अगर आप, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ेंगे आप, उसी को उद्देशिका कहा गया। ठीक है, बात आगे चलकर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं मेरी बात? उद्देशिका को आगे चलकर हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं फिलहाल इंग्लिश में। तो सबसे पहले ये नेहरू जी के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, और आगे इसमें कई सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे। आगे बात करें अगले सवाल पर। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा हो, कोई बात नहीं। पूछा गया समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो यानी कब जोड़ा गया समाजवादी शब्द, और कहां पर? उद्देशिका में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द इसमें जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? उद्देशिका में। ठीक है, और ये कब हुआ संशोधन, ये जान लो कि हमेशा कई एग्जाम में पूछा गया है कि 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। एक मिनट रुक जाओ, 1976 में हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और अगर पूछ ले कि 44वां कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है, तो ये हुआ था 1978 में। बहुत सारे बच्चे इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये ध्यान देना। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान का जो है ये संविधान की आत्मा कहलाता है। क्या, कौन है, मतलब क्या चीज है? उद्देशिका है। ध्यान देना कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। के एम मुंशी जी जो थे, उन्होंने इसे राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है। किसको? उद्देशिका को। कभी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक जन्मपत्री जो है किसको कहा गया? उद्देशिका को। किसने कहा? तो के एम मुंशी जी ने कहा था। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात और है। ठीक है, इसका जो उत्तर है ना, उद्देशिका, ये फिलहाल उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा ये चीज को सही माना गया था, यानी ये उत्तर सही है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि बी आर अंबेडकर जी द्वारा किस चीज को संविधान की आत्मा माना गया है, देखो यहां पे सवाल अगर पूछ लिया जाता कि बी आर अंबेडकर जी के द्वारा किस चीज को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वहां पर उद्देशिका नहीं होगा। अच्छा, तो फिर क्या होगा? वहां पर होगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना जाता है। लेकिन यहां पर कहीं पर अंबेडकर जी का नाम नहीं उल्लेखित है, तो यहां पर उद्देशिका ही सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। समझ में आया? अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, एक मिनट। क्या पूछा गया सवाल में? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये शब्द को ध्यान देना, प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। तो सही उत्तर होगा सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है,
अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, देखो क्या है ना कि संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बात किया जाए तो अगर व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक ना बन जाए, इसीलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। ये चीज ध्यान देना हमेशा। ठीक है, इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में दी गई है। ये क्यों दी गई है उसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि सभी लोगों को समान भाई, किसी में भेदभाव ना हो सके, राजनीतिक तरफ से, न्यायिक तरफ से। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में आगे मौलिक अधिकार में चीजों को दिया गया है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है? सही उत्तर होगा डी। डी में क्या है देख लो, डी में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये ये तो भाई एकदम 100% बात है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सवाल क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है? यानी कि सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि इन तीनों चीज पर, जो पॉइंट नंबर डी है, इन तीनों चीज पर किसी को भेदभाव ना हो, कि इसी के प्रति भेदभाव ना हो, सबको समान, मतलब जो भी इंसान हो उसको न्यायिक आज़ादी रहे, आर्थिक आज़ादी रहे, राजनीतिक आज़ादी रहे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ भेदभाव ना हो। अगला सवाल है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? सही उत्तर होगा दोस्तों ए, जनता। आसान सवाल है, क्योंकि जब जनता है तभी तो भाई संविधान है, संसद है, हर चीज है ना। जब जनता रही नहीं गई तो क्या मतलब इन सबका? समझ में आया कि नहीं? चलिए बात ही कर लेते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता की ओर से देश का शासन चलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे बात करें अगले सवाल पर। यहाँ पर है कि, एक मिनट जाइए, कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? नहीं पूछा गया है। सही उत्तर होगा सी, यानी कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। क्या पूछा गया कि गणतंत्रीय अवधारणा में संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, इसका मतलब ये होगा सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित, यानी कि सारा पावर क्या एक ही इंसान के पास हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा, जब ये पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए, बी, डी, ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित रखते हैं। यानी कि क्या है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया। बी है कि सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होते हैं, निहित हो या होते हैं, एक ही बात है। और डी क्या है? एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। जब यही सब पॉइंट रहेंगे ना, ए और कौन सा है, बी और डी, तभी तो एक गणतांत्रिक देश बनेगा, राज्य बनेगा। और जब सारा सत्ता एक ही इंसान के हाथ में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की कहीं ना कहीं मतलब विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं होगा, लेकिन मैं, आसान सवाल है, आप सभी को पता ही होगा। सी होगा बाघ। और इसको हम बाघ को अगर एक क्या तो साइंस की भाषा में कहें तो उसे कहेंगे हम लोग पैंथरा टाइगर्स, पैंथरा टाइग्रीस। ठीक है, क्या होगा? पैंथरा टाइग्रीस। कभी पूछा गया तो आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि क्या कहेंगे, पैंथरा टाइग्रीस। ठीक है, और एक चीज़ और जान लो बाघ से संबंधित कि जब देश में बाघों की संख्या, जब एक समय में ऐसा हुआ कि घटने लगा, तो अप्रैल 1973 का वक्त ऐसा था कि जब बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। इसके तहत बाघों का संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना, बाघों की संख्या को बढ़ाना, ये सब कई चीज़ें शामिल थी। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। यहाँ पर है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। सी होगा मोर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अभी हम लोगों ने बात किया मोर ही है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।